हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को देख लिया था। उसमें हमने ये देख लिया था कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एम्पावर किया जाता है। अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी कर दी जाती है। इसके साथ ही अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो इसमें फर्स्ट टाइम वोटिंग का बजट पे वोटिंग का प्रोविजन किया जाता है, साथ में रिजोल्यूशन लाने का प्रोविजन भी कर दिया जाता है। इसके साथ ही इस एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है और फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है विथ लिमिटेड इलेक्टोरल रोल। अगर हम टोटल वोटर्स की संख्या देखें तो नॉट मोर देन 2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है 1914 से 1990 तक, और इसमें ब्रिटिशर्स इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए तरह तरह के वायदे करते हैं और इसके रेफरेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आता है, जिसे हम मॉन्टेग एंड कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहेंगे, जिसमें मॉन्टेग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं और लॉर्ड कैम्सफोर्ड उस टाइम वायसराय ऑफ इंडिया रहते हैं। तो इस वीडियो में हम इस एक्ट के प्रोविजन को समझेंगे। जैसा कि इस एक्ट के थ्रू एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने का प्रोविजन होता है, तो इसमें हम देखेंगे क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ही ऑटोनॉमी दी जाती है। इसके साथ ही सेंट्रल लेवल पर भी कुछ रिफॉर्म किए जाएंगे। अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए तो इसके थ्रू इन्हें थोड़ी एम्पावर किया जाता है। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू बजट को सेपरेट किया जाएगा। अगर हम इसके पहले के प्रोविजन को देखें तो उसमें जो बजट होता था वो सेंट्रली बजट ही होता था, कि सेंट्रल बजट का स्ट्रक्चर करता था और वो खुद डिसाइड करता था कि किस स्कीम के लिए या फिर किस प्रोविजन में कितना स्पेंड करना है, वो चाहे स्टेट का मैटर हो या फिर वो सेंट्रल का मैटर हो। तो जो जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहेंगे, एक तो बजट को सेपरेट करना, इसके साथ ही हम देखेंगे कि प्रोविंशियल लेवल और सेंट्रल लेवल पे दो जो सब्जेक्ट होते हैं उनको डिवाइड किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि आज के टाइम पे हमारे पास 3 सब्जेक्ट लिस्ट हैं। एक तो यूनियन लिस्ट हो गया, एक स्टेट लिस्ट हो गया, इसके साथ ही कंकरेंट लिस्ट हो गया। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो जिसके ऊपर क्या लेजिस्लेशन लाना है वो यूनियन डिसाइड करती है और कुछ सब्जेक्ट स्टेट डिसाइड करती है, और कुछ होते हैं कॉमन होते हैं जिसपे स्टेट भी ला सकती है और यूनियन भी ला सकती है। लेकिन इस प्रोविजन के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसमें ये प्रोविजन लाया गया कि कुछ सब्जेक्ट स्टेट यानी जो उस टाइम के प्रोविंसेस थे उनके लिए डिसाइड कर दिया गया कि इस पे जो भी रेगुलेशन लाना होगा, जो भी कानून बनाने होंगे वो प्रोविंसेस बनाएंगे, और कुछ सब्जेक्ट जैसे कि फाइनेंस हो गया या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए या बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, उस पे केवल सेंट्रल ही यानी जो उस टाइम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वही कानून बना सकती थी। इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल के जो सब्जेक्ट रहेंगे उनको फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट। हमें पता है प्रोविंशियल लेवल पे एक गवर्नर होता है, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है और इसके साथ ही एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट रहेंगे उस पे लेजिस्लेशन लाने की पावर गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहेगा, और जो ट्रांसफर लिस्ट सब्जेक्ट रहेंगे उन पे जो लेजिस्लेशन लाने की पावर होगी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी जाएगी, और इस सिस्टम को डायरकी कहा जाएगा। इसके अलावा हम सेंट्रल लेवल पे जो रिफॉर्म होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि अभी तक अगर लास्ट एक्ट की बात करें, लास्ट वीडियो की बात करें, तो हमें पता है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उनकी संख्या लगभग 60 कर दी जाती है और उनमें ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी रहती है। लेकिन इस बार हम देखेंगे इनकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा, 60 से लगभग 140 प्लस मेंबर कर दी जाएंगे। इसके साथ ही जो नॉन ऑफिशियल मेंबर रहेंगी उनकी मेजॉरिटी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे हम आज के दिन में देखते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो 2 पार्ट में है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा। इसी तरह का प्रोविजन रहता है जिसे हम बाइकैमरल कहते हैं, और उस टाइम जो 2 पार्ट रहते हैं, एक काउंसिल ऑफ स्टेट रहेगा और दूसरा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, और इस प्रोविजन को बाइकैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल कहा जाएगा।
इसके अलावा हमने देखा था कि 1909 एक्ट में ही डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर दी जाती है, लेकिन उस टाइम जो इलेक्टोरल रोल की संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है और लगभग 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ही वोटर एलिजिबल रहते हैं। और इसके साथ ही जो फीमेल होती हैं, जो औरतें होती हैं, उन्हें इन वोटर लिस्ट से दूर रखा जाता है। तो इस बार उस लिस्ट को और बढ़ाया जाता है और लगभग 10% ऑफ पॉपुलेशन वोटर लिस्ट में शामिल हो जाती है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम वोमेन को एलिजिबल किया जाता है वोटर देने के लिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन होता है क्योंकि अगर हम उस टाइम देखें तो कई यूरोपीय देशों में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं रहता है, और जबकि इंडिया जो एक ब्रिटिश सब कंटिनेंट के ब्रिटिश एम्पायर के अधीन में आता था, उसके अंदर ये प्रोविजन किया जाता है। इसके अलावा जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम एक इंडियन वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनता है। तो इस बार और रिफॉर्म लाते हुए इस बार इस एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन रखा जाता है कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगी उसमें 6 मेंबर होंगे और जिसमें से मिनिमम 3 मेंबर तो इंडियन होने ही चाहिए। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट को भी एक्सटेंड किया जाता है और इस बार 6 इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन रख दिया जाता है। इस एक्ट के थ्रू एक नए ऑफिस की बात की जाती है जो कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन रहता है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुछ पावर को हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा इस एक्ट के थ्रू एक नए इंस्टीट्यूशन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाती है जो कि फर्स्ट टाइम 1926 में स्टैब्लिश किया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर फर्स्ट टाइम इलाहाबाद में रहता है जो बाद में ट्रांसफर करके दिल्ली में कर दिया जाता है। इसके अलावा इसी एक्ट में एक प्रोविजन होता है एक स्टैट्यूटरी कमीशन स्थापित करने का 10 सालों बाद, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 के एक्ट के जो प्रोविजन होते हैं या इनकी कार्यप्रणाली को चेक करने के लिए स्थापित किया जाता है।